हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल संस्थानम बाय गौरव सर पर। आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारे सोलर सिस्टम में अदर ऑब्जेक्ट्स है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, बिग ऑब्जेक्ट्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एस्टेरॉयड्स, एस्टेरॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्यूपर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मेट्योर, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज का, एस्टेरॉयड। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड। आज हम एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉयड क्या होता है? देखिए, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, यानी कि जब हमारा ब्रह्मांड बना था, तो कुछ डेब्रिस, कुछ ऐसे पार्टिकल्स बच गए थे जो फॉर्मेशन के दौरान, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौरान, वे मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्लेनेटरी वे में तैरने लगे थे, एक डिस्क शेप में तैरने लगे थे। ठीक है, क्योंकि वे जो छोटे छोटे डेब्रिस थे, कुछ उनमें बड़े थे, कुछ छोटे थे, वे डेब्रिस सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में थे। लेकिन हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, उसका भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो उनको अपनी तरफ खींचता था और सन का ग्रेविटेशनल फील्ड उनको अपनी तरफ खींचता था। इसलिए वे स्केटर्ड फॉर्म में रह गए और वे मार्स और जुपिटर के बीच में रह गए। ठीक है, और जिस मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट बनी है एस्टेरॉइड्स की, जो एस्टेरॉइड्स की बेल्ट बनी है, उसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, जो बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। देखिए, जैसे कि हमें पता है, देखिए, सन और अर्थ के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? 149 मिलियन किलोमीटर। ये इन दोनों के बीच की दूरी है, तो इसे हम 1 AU कहते हैं। 1 AU, इसे हम 1 AU कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, वो 2.32 3.33 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है। देखिए, तब ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। ठीक है, यहां पे हमारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, और ये मार्स है, और यहां पे ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, सभी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, सभी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी के सभी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। देखिए, अब बात आती है इनकी। ये है मार्स, ये है हमारा जुपिटर, ये है जुपिटर। अब जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है, वो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्यों है? भाई, ये जुपिटर सैटर्न के बीच में भी हो सकती थी, ये मार्स और अर्थ के बीच में भी हो, ये जुपिटर और मार्स के बीच में क्यों है? देखिए, ये मार्स और जुपिटर के बीच में इसलिए है, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद जिसका सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो है जुपिटर का। वो जुपिटर का है सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, जुपिटर का हाई ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा। पहली तो बात ये। दूसरी, हमें पता है कि ये प्लैनेट्स, जो इनर प्लैनेट्स है हमारे, ये
मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो हमारे ये प्लैनेट्स है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इट मींस इनकी जो सरफेस है वो सॉलिड सरफेस है, ठीक है। और हमारी सॉलिड सरफेस का आखिरी प्लैनेट कौन सा है? मार्स। सॉलिड सरफेस का आखिरी प्लैनेट कौन सा है? मार्स, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये आउटर प्लैनेट्स है, ये आउटर प्लैनेट्स है, ठीक है। और ये कैसे प्लैनेट्स है आउटर? ये इनर प्लैनेट जो सॉलिड सरफेस है जिनकी, ये आउटर प्लैनेट्स जो गैसियस प्लैनेट है, गैसियस, ये गैसेस के बने हुए हैं ये प्लैनेट्स, और इनमें सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इसका है। तो सीधी सी बात है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो जो हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है उसके डेब्रिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो सीधी ये यहां तो आने से रहा कि ये यहां से आएगा, वो यहां से आएगा। क्यों? सन के क्लोज भी तो ये है ना, ये सन के क्लोज है, ये सन के क्लोज नहीं है, सन के क्लोज ये है। और जो एस्ट्रॉइड्स है, बेसिकली एस्ट्रॉइड्स जो बने हुए हैं हमारे, ये किसके बने हुए हैं? एस्ट्रॉइड्स जो बने हुए हमारे रॉक्स प्लस मेटालिक एलिमेंट्स प्लस स्मॉल आइस के बने हुए हैं। ये स्मॉल आइस के बने हुए हैं रॉक्स, क्योंकि रॉक्स के बने हैं तो सीधी सी बात है कि इनमें तो रॉक्स होने से रहा, तो रॉक्स कहां है? हमारे इनर प्लैनेट्स में, ठीक है। मेटालिक एलिमेंट सीधी सी बात है कहां के होंगे? यहां के होंगे। स्मॉल आइस बैग्स तो वे यहां से होंगे। तो इसलिए ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। जिसका डिस्टेंस कितना होता है, जिसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ, एस्ट्रॉइड बेल्ट की जो विड्थ होती है वो 2.3 AU से लेके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक होती है, ठीक है। देखिए इसकी जो बेल्ट है। अब बात आती है कि ये प्लेनेटरी फॉर्म में क्यों है, ये इलिप्टिकल फॉर्म में क्यों है, ये इलिप्टिकल बेल्ट क्यों है, ये पूरी की पूरी इलिप्टिकल बेल्ट क्यों है? देखिए इलिप्टिकल बेल्ट इसलिए है क्योंकि जो एस्ट्रॉइड्स है ये भी इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं सन के चारों ओर घूमने के लिए, ये भी इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सभी जितने प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं तो ये भी इसके चारों ओर घूमने के लिए इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन स्कैटर्ड होते हैं इसके जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के इंटरफेरेंस के कारण, जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसमें एस्ट्रॉइड्स है वे कितने हैं, ठीक है, और कौन कितना बड़ा है, किस किस साइज के ये होते हैं बेसिकली। देखिए जुपिटर, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है हमारी, एस्ट्रॉइड बेल्ट में अराउंड 1 मिलियन एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, अराउंड 1 मिलियन एस्ट्रॉइड्स, 1 मिलियन एस्ट्रॉइड्स। तो एग्जैक्ट फिगर जो इसकी है वह 1135, मतलब कि 11,13,545 इतने एस्ट्रॉइड्स है इसमें, इतने एस्ट्रॉइड्स है जो एग्जैक्ट फिगर है, जो अभी तक नॉन एस्ट्रॉइड है, ठीक है ना, ठीक है। अब इन सभी एस्ट्रॉइड में देखो, एस्ट्रॉइड की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है कुछ। देखिए आपको पता है कि प्लेनेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लेनेट की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्लेनेट होने के लिए उसके पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए, वो अपने नेबर का जितना भी डेब्रिस है वो क्लियर करना चाहिए, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जिनके पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है कुछ हद तक, कि वे अपनी शेप को स्फीयर बनाए रहते हैं, ठीक है ना, कुछ, लेकिन ज्यादातर की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर शेप होती है, इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है ना। और साइज कितना होता है इनका? साइज होता है फ्रॉम किलोमीटर्स से लेके ये होता है ग्रेन, सैंड ग्रेन साइज तक, सैंड ग्रेन साइज तक होता है, सैंड ग्रेन, इतना इनका साइज होता है, किलोमीटर से लेके सैंड ग्रेन के साइज तक इनका होता है, इट मींस mm तक होता है, मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। अब जो इसका जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है वो कौन सा है? सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो अब तक नॉन एस्ट्रॉइड है, जिसे हम, उसे वैसे जनरली हम ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, वो है सीरीज,
सीरीज याद रखना, सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 2003 में, याद रखना। सीरीज, सीरीज एस्टेरॉयड, सीरीज एस्टेरॉयड जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ड्वार्फ प्लैनेट। इसका जो साइज है, इसका जो डायमीटर है कितना है? 946 किलोमीटर। 946 किलोमीटर इसका डायमीटर है। इसका जो डायमीटर है वो 946 किलोमीटर का है, याद रखना इसका जो डायमीटर है। इसी वजह से, क्योंकि सीरीज जो एस्टेरॉयड है इसके पास, सीरीज एस्टेरॉयड के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो शेप है, शेप कैसी है इसकी? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, ग्रेविटी के कारण। इसके पास अपनी ग्रेविटी के कारण इसकी स्फेरिकल शेप होती है। अब बात आती है कि इतने सारे एस्टेरॉइड्स है तो इनका कोई मास तो होगा ही। आपको मैं बता दूं कि हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट में जितने भी एस्टेरॉइड्स है, अगर इन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो इनका टोटल मास, इनका टोटल मास, नेक्स्ट स्टेप इसका जो आता है, इनका जो टोटल मास है, इनका जो टोटल मास है, सभी एस्टेरॉइड्स का टोटल मास, सभी एस्टेरॉइड्स का टोटल मास, टोटल मास ऑफ ऑल एस्टेरॉइड्स, वो अर्थ की जो सैटेलाइट है मून, जो अर्थ की मून है, मून उससे भी कम है, लेस देन मून, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और कितना कम है? अराउंड 1/4, अराउंड 1/4 इतना कम मास है सभी को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें तो इनका मास इतना कम है। ठीक है, जैसे कुछ बड़े मैंने बताया था कि कुछ जैसे सीरीज है, सीरीज स्फीयर शेप में है, इसी तरह और भी 3 एस्टेरॉइड और है इसके अलावा, सीरीज के अलावा, जिनकी शेप स्फेरिकल शेप है। कौन कौन से है देखिए, सीरीज तो यही है हमारे पास, सीरीज हो गया, वेस्टा जो इसका सेकंड नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, वो सॉरी एस्टेरॉइड है, वेस्टा हो गया, पालाज हो गया, पालाज हो गया, इसके बाद जूनी हो गया, जूनी, जूनी, जूनी हो गया। ये इसके बड़े एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया एस्टेरॉइड बने होते हैं रॉकी मेटालिक एलिमेंट्स के बने होते हैं, उसमें लिटिल स्मॉल बैग्स ऑफ आईसी होते हैं, आईसी बैग्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पैक्स होते हैं, पैचेस होते हैं आइस के। लेकिन अब हम उनकी केमिकल के बेस पे, उनके केमिकल के बेस पे ये पता लगाएंगे कि कितने टाइप के होते हैं। देखिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स की, टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स, टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से? फर्स्ट होता है सी टाइप एस्टेरॉइड, सी टाइप एस्टेरॉइड, सी टाइप एस्टेरॉइड। ये सी टाइप एस्टेरॉइड कौन से होते हैं? सी टाइप एस्टेरॉइड वे होते हैं जिनमें कार्बन की अधिकता ज्यादा होती है, जिन एस्टेरॉइड्स में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जिनमें कार्बन की डोमिनेंसी ज्यादा हो, जहां कार्बन डोमिनेंट करता हो, और वे दिखते हैं कैसे? डार्क, वे डार्क कलर में दिखाई देते हैं। और हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसमें अराउंड 75% सी टाइप ही एस्टेरॉइड्स होते हैं। 75% कौन से होते हैं? कार्बन प्रीडोमिनेंसी, कार्बन प्रीडोमिनेंसी होती है, डार्क कलर के होते हैं, डार्क कलर होता है। ठीक है, और अराउंड 75% ये एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या आता है हमारा? एस टाइप, सेकंड आता है एस टाइप। ठीक है, एस टाइप, एस
टाइप एस्टेरॉयड। ये कौन से होते हैं एस टाइप एस्टेरॉयड? एस टाइप एस्टेरॉयड वे होते हैं जहां किसकी अधिकता पाई जाती है, जिन एस्टेरॉयड्स में आयरन के सिलिकेट्स और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ध्यान देना इस बात का, एंड मैग्नीशियम, जहां पे मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट्स जिन एस्टेरॉयड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम टाइप। एम टाइप में क्या होता है, जिन एस्टेरॉयड्स में अबंडेंसी किसकी होती है, निकिल और प्योर आयरन की। एम टाइप जो हमारा थर्ड है, थर्ड हमारा होता है एम टाइप एस्टेरॉयड। इसमें क्या क्या होता है, इसमें अबंडेंसी किसकी होती है, अबंडेंसी ऑफ निकल एंड प्योर आयरन, ध्यान रखना प्योर आयरन, ठीक है, जिनमें अबंडेंसी होती है निकिल और प्योर आयरन की अबंडेंसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चंस, ये आ चुके हैं और आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूपर बेल्ट। देखिए क्यूपर बेल्ट, अब हम क्यूपर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है क्यूपर बेल्ट। देखिए क्यूपर बेल्ट एक रिंग है जो हमारे जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है, हमारा आउटर मोस्ट प्लैनेट है नेपच्यून, उसके बाहर एक रिंग है, बहुत चौड़ी रिंग है एक, जो आइसी बॉडीज की बनी हुई है और वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, वो भी रिवॉल्व करती है, वो भी उसके चारों ओर रिवॉल्व करती है, क्यूपर बेल्ट भी वो हमारे सन के चारों ओर होती है। बेसिकली क्यूपर बेल्ट है क्या, बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन तो आएगा क्यूपर बेल्ट है क्या, ये बनी कैसे। देखिए जब हमारे आउटर मोस्ट जो प्लैनेट्स है उनका निर्माण हो रहा था, आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हमें पता है कैसे गैसियस है, और जो आउटर मोस्ट में भी जो सबसे आउटर प्लैनेट्स है, लास्ट के हमारे प्लैनेट्स है यूरेनस और नेपच्यून, वे हमारे गैसियस के साथ साथ वे हमारे आईसी प्लैनेट्स भी है। उनका टेम्परेचर मैंने बताया था अराउंड -200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। जब उनका निर्माण हो रहा था तो कुछ ऐसा डेब्रिस बच गया था आउट बियॉन्ड द आउटर प्लैनेट्स, ऐसा डेब्रिस बच गया था जो एक रिंग की, जिसने एक रिंग की शेप ले ली थी, वो डेब्रिस, ठीक है। अब बेसिकली बात आती है इसका पता कैसे चला। वैसे तो क्यूपर प्लैनेट जब पहला क्यूपर ऑब्जेक्ट मिला था वो मिला था हमें 1992 में, ठीक है, लेकिन उसे क्यूपर ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया, उसे क्यूपर ऑब्जेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि 1951 में जिन्होंने क्यूपर बेल्ट की खोज की थी उनका नाम था जेरार्ड क्यूपर। वे एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने 1951 में यह बताया था कि नेपच्यून के बाहर बियॉन्ड द नेपच्यून देयर इज ए बेल्ट ऑफ आइसी बॉडीज, देयर इज ए बेल्ट ऑफ आइसी बॉडीज, उन्होंने 1951 में बताया था ये। तो जब उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नेपच्यून के बाहर, नेपच्यून जो हमारा प्लेनेट है उसके बाहर एक ऐसी रिंग है जो 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी बड़ी है, चौड़ी है, विड्थ उसकी 20 एस्ट्रोनॉमिकल जितनी है, और वो रिंग एग्जिस्ट करती है, उसमें छोटे छोटे क्यूपर ऑब्जेक्ट्स है, छोटे छोटी आईसी बॉडीज है, उन्होंने ये बताया। और ये बेसिकली इसमें इस क्यूपर बेल्ट में छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स बिखरे हुए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड है, छोटे छोटे डेब्रिस, ठीक है, जो बेसिकली बने हुए हैं आइस के। और वे आइस में किसके साथ वे उनका उन्हें कंपोज किया गया है, किसके साथ, आइस में वे जनरली अमोनिया और मीथेन के साथ, वाटर आइस है, साथ में अमोनिया और मीथेन के आइस बैग्स है, और साथ में रॉक्स है, ठीक है। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप क्यूपर बेल्ट को पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्यूपर बेल्ट, रिंग ऑफ आइस बॉडीज बियॉन्ड द नेपच्यून। देखिए
रिंग ऑफ आइस बॉडीज बियॉन्ड द नेपच्यून, ठीक है। मेनली मेड ऑफ वोटराइज अमोनिया, मीथेन एंड रॉक्स। ये इसके बने होते हैं। क्यूपर बेल्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है वे क्यूपर ऑब्जेक्ट इस चीज के बने होते हैं। फर्स्ट क्यूपर ऑब्जेक्ट फाउंड इन 1992, फर्स्ट क्यूपर ऑब्जेक्ट। और डिस्कवर किसने की थी? क्यूपर बेल्ट डिस्कवर किसने की थी? क्यूपर बेल्ट डिस्कवर किसने की थी? ये की थी एस्ट्रोनोमर एंड साइंटिस्ट जेरार्ड क्यूपर इन 1951, जिन्होंने 1951 में बताया था कि एक आईसी रिंग है नेपच्यून के बाहर, एक बहुत चौड़ी बड़ी आईसी रिंग है जिसमें बहुत सारा यूनिवर्स का डेब्रिस बिखरा हुआ है, जो उन्होंने 1951 में बताया था, ठीक है। अब बात आती है कि ये है कैसी। देखिए अब मैं बताता हूं आपको ये कैसी है। ये आप या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या फिर आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहां पे लिंक डाला हुआ है, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। वे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है। और ये हमारे सभी प्लैनेट्स है, ये सभी प्लैनेट्स हैं हमारे, ये सभी हमारे प्लैनेट्स है, जितने भी प्लैनेट्स है वे सभी हमारे यहाँ पे। इनके बाहर सन से इस रिंग की जो मिनिमम दूरी है वो है हमारी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और इसके बाहर एक ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, जिसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड है। और इसकी जो मैक्सिमम दूरी है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है? 50 AU, 50 AU। इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 50 AU है। तो ये टोटल कितने की हो गई हमारी? 20 AU की, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटी आईसी बॉडीज है, कुछ रॉक्स है, इस तरह ये पूरे। और खास बात उनकी क्या है? फ्रोजन कंपाउंड है, सभी के सभी जो है फ्रोजन कंपाउंड है, ये सभी के सभी। खास बात ये है फ्रोजन कंपाउंड ऑफ गैसेस लाइक अमोनिया एंड मीथेन covered with metallic and rocky objects। याद रखना, मेटालिक एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है इसमें? इन आईसी गैसेस होती है, फ्रोजन आईसी गैसेस होती है ये, ठीक है। ये हमारी क्यूपर बेल्ट है। अब हम पढ़ेंगे ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं, होते क्या है ड्वार्फ प्लेनेट, ये नाम कैसे है? बेसिकली प्लैनेट्स का मैंने एक क्राइटेरिया बताया था आपको कि प्लैनेट्स कैसे होने चाहिए। वे स्फेरिकल शेप में होने चाहिए अपनी ग्रेविटी के कारण, फर्स्ट ये बताया था। सेकंड, वे फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने चाहिए सन के चारों ओर। थर्ड बताया था कि वे अपने नियर जो नेबरहुड है उसमें जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी डेब्रिस है उसको क्लियर कर देवे, ठीक है। थर्ड ये बताया। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी डेफिनेशन दी 2006 में, जो इसकी डेफिनेशन दी वो क्या दी कि ये राउंड शेप में होनी चाहिए। एक तो ये राउंड शेप में होनी चाहिए और ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। प्लस जो इसमें साथ में दी
प्लैनेट्स में क्या थी कि वे अपने नेबरहुड का सारा जितना भी डेब्रिस है क्लियर करे। इसमें अलग है, इसमें क्या है कि नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और थर्ड जो फोर्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट किसी की भी सैटेलाइट नहीं होने चाहिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन, ड्वार्फ प्लैनेट, इन्हें हम बोने ग्रह भी कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें बोने ग्रह भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होने चाहिए, शुड बी इन राउंड शेप, ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड, ऑर्बिट इन फिक्स्ड पाथ, ठीक है। थर्ड, नॉट क्लियर द डेब्रिस ऑफ नेबरहुड, ठीक है। और जो इसमें फोर्थ टर्म है, शुड नॉट बी अ सैटेलाइट, ये किसी का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, मतलब मून नहीं होना चाहिए किसी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखनी है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट कहीं भी पाए जा सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, ये क्यूपर बेल्ट में भी हो सकते हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में भी हो सकते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट कहीं भी हो सकते हैं। अभी तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास जो रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट है वे 5 है, वे 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में जब से प्लूटो का प्लैनेट का दर्जा खत्म हुआ है तब से 5 ड्वार्फ प्लैनेट हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ड्वार्फ प्लैनेट हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट में होते हैं, जैसे कि हमारा सीरीज जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया था इस लेक्चर में। और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट, जो बचे हुए 4 ड्वार्फ प्लैनेट है, वे हमारे किसमें है, क्यूपर बेल्ट में। अब देखिए यहां पे देखिए कितने ड्वार्फ प्लैनेट है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कितने ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे पास, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है हमारे पास। ध्यान रखना 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है। कौन कौन से हैं इनके नाम बता देता हूं मैं एक एक करके। हमारे पास सीरीज है, प्लूटो है, एरिस है, मेकमेक है, होमिया है, ये हमारे पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। अब इसमें से अकेला सीरीज ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कहां पे है, जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, जिसका डायमीटर कितना है। ड्वार्फ प्लैनेट मैंने वहां पे बताया था कि कुछ एस्ट्रॉयड इरेगुलर शेप के होते हैं, कुछ एस्ट्रॉयड राउंड शेप में होते हैं, जिसका डायमीटर मैंने बताया 946 किलोमीटर इसका डायमीटर बताया था। ये कौन सी बेल्ट में है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ध्यान रखना ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इनका ये भी आता है कि कब ये पता चला था कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, या कब इसका पता चलता है कि ड्वार्फ प्लैनेट है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे सीरीज का कहां पता चला था, ये लोकेट करता है किसमें, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। और कब इसका पता चला था, 1801, ध्यान रखना 1801 में इसका पता चला था। अब बात आती है प्लूटो। हमें पता है कि प्लूटो 2006 से पहले आउटर मोस्ट गैसियस प्लैनेट था सोलर सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे बाहर का प्लैनेट था, लेकिन 2006 के बाद जब प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज की गई तो ये उस डेफिनेशन में फिट नहीं करता था, इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट में आ गया ये, इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट में
ये आ गया, लेकिन इसका पता चला था 1930 में। और हमें पता है कि आउटर प्लैनेट बियॉन्ड द नेपच्यून, मैंने बताया था बियॉन्ड द नेपच्यून क्यूपर बेल्ट है, बियॉन्ड द नेपच्यून क्यूपर बेल्ट है, और प्लूटो भी बियॉन्ड द नेपच्यून है, जो कहां पे कितनी डिस्टेंस पे, 39 AU, 39, और क्यूपर बेल्ट कितनी है, 30 to 50 AU, और ये 39 AU की दूरी पर लोकेट करता है। ठीक है, ये कौन सी बेल्ट में, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट 39 AU। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसका पर्टिकुलर में बताया है कि 39 AU है, और इसे कब पता चला था, 1930 में, इसका पता चला था 1930 में। अब बात आती है एरिस की। जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट है उन सब में सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट हमारा एरिस है। एरिस सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि क्यूपर बेल्ट में है, 45 AU, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में है ये भी। एरिस भी हमारा क्यूपर बेल्ट में है, जिसका पता चला था 2003 में। इसका पता कब चला था, 2003 में। ये भी हमारा क्यूपर बेल्ट में है, ध्यान रखना, क्यूपर बेल्ट में ये भी हमारा। मेक मेक, मेक मेक भी क्यूपर बेल्ट में है, मेक मेक भी क्यूपर बेल्ट में है। और ये कब इसका पता चला था मेक मेक का, 2005 में, 2005 में इसका पता चला था मेक मेक का। ठीक है, होमियो भी हमारा क्यूपर बेल्ट में है, होमियो भी हमारा, होमियो भी हमारा क्यूपर बेल्ट में, जिसका पता चला 2003 में। ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट है जो हमेशा आते ही आते हैं सब। अब मेन बात आती है इसकी, एरिस की, एरिस की बात आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिस, एरिस जो है सबसे कैसे इंपॉर्टेंट है ये, एरिस जो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है एरिस, ये जबकि प्लूटो हमारा पहले प्लैनेट हुआ करता था, एरिस हमारा ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से भी बड़ा है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, एरिस बिगर देन प्लूटो, याद रखना, बिगर देन प्लूटो, ये याद रखना। एरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, हर बार एग्जाम में आता है, किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है, और ISPCS में कहीं भी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स, कॉमेट्स बेसिकली फ्रोजन गैसेस होती है, ये जो कि फ्रोजन गैसेस होती है, जो कि आइसी, जो रॉकी और मेटेलिक मिनरल्स की चारों ओर होती है। ये गैसेस, इनका क्लाउड होता है, मेटेलिक और रॉकी ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर इनका एक क्लाउड होता है। अब ये गैसेस कौन कौन सी होती है, जो आईसी गैसेस होती है, फ्रोजन गैसेस होती है, कौन कौन सी होती है, बेसिकली वाटर, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की ये फ्रोजन गैसेस होती है, जो कि किसके साथ कंबाइंड रहती है, ये रॉक्स और मेटल्स के साथ। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉमेट्स की जो है वो है कि कॉमेट्स जो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, वो इतना ज्यादा इलिप्टिकल होता है, इतना ज्यादा इलिप्टिकल होता है कि कभी कभी कॉमेट अर्थ के आसपास को भी गुजर जाते हैं। जैसे प्लैनेट्स का हमें पता है, प्लैनेट्स का भी इलिप्टिकल पाथ है, लेकिन प्लैनेट्स का जो इलिप्टिकल पाथ है वो सर्कुलर पाथ के क्लोज होता है, मतलब कि उनका पाथ जो है सर्कुलर कम इलिप्टिकल होता है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, अब कॉमेट्स आए कैसे, ये बने कैसे, जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था मतलब कि हमारे जो आउटर प्लैनेट्स है उनका भी निर्माण हो रहा था। और आउटर प्लैनेट्स हमारे कौन से हैं, जो हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो हमारे ये आउटर प्लैनेट्स है, ये सभी क्या है, गैसेस प्लैनेट है। और मैंने जब इन प्लैनेट्स के बारे में बताया था तो बताया था कि बेसिकली मीथेन और अमोनिया गैसेस इनके एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ठीक है, जब ये बन रहे थे उस टाइम पे, बनने के टाइम पे कुछ डेब्रिस जो क्यूपर बेल्ट में फैल गया था, बनने के टाइम पे क्यूपर बेल्ट में फैल गया था, कुछ डस्ट, रॉक्स, आइसिस जो सभी फैल गई थी, इनसे कॉमेट्स का निर्माण होता है। कॉमेट्स का जो कंपोजिशन है बेसिकली वो न्यूक्लियस और उसकी टेल का बना होता है। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस
सॉलिड पार्ट, सॉलिड पोर्शन होता है इसका कोमेट का सॉलिड पोर्शन होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर गैसेस का एक क्लाउड होता है। देखिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्या होता है, आइस फ्रोजन गैसेस। कौन कौन सी? NH3, CH4, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका बना होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट बहुत ज्यादा इलिप्टिकल होता है। देखिए कैसे, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है और सन के चारों ओर ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ। अब यहां पे हमारा सपोज करो कोई कॉमेट है, ये कॉमेट है कोई, तो ये कैसे रिवॉल्व करेगा? ये ऐसे रिवॉल्व करेगा इस पाथ में। तो ये बहुत ज्यादा इलिप्टिकल पाथ होता है, बहुत ज्यादा इलिप्टिकल होता है प्लैनेट्स के मुकाबले। तो प्लैनेट्स का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, लेकिन वो इलिप्टिकल कम सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन इनका जो है वो है कोमेट का। कोमेट के पास क्या होता है? कोमेट के पास अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है कोमेट के पास, अपना न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, जो कैसा होता है? सॉलिड रॉक्स का बना होता है, सॉलिड रॉक्स प्लस मेटेलिक एलिमेंट्स का, मेटेलिक एलिमेंट्स का बना होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक टेल होती है गैसेस की, कोमा, जिसे हम कोमा बोलते हैं, इसके चारों ओर गैसेस का एक क्लाउड होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? कोमा। ध्यान रखना, उसे हम बोलते हैं कोमा। वो होता है कोमा, उसे हम कोमा बोलते हैं। देखिए इसकी शेप कैसी होती है, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो सॉलिड होता है, इसके चारों ओर इस तरह की एक शेप होती है। ये इसके चारों ओर इस तरह की एक शेप होती है। देखिए ये होता है इस पोर्शन को। ये तो न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये तो सॉलिड होता है, और ये गैसेस का होता है, गैसेस का बना होता है। और खास बात होती है फ्रोजन गैसेस होती है। ध्यान रखना, फ्रोजन गैसेस, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये फ्रोजन गैसेस होती है। देखिए ये अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटल पाथ पर रिवॉल्व करता है। जैसे जैसे ये कॉमेट सन के नजदीक जाता है, तो जो सन की सोलर विंड होती है, सोलर विंड, उसके इफेक्ट के कारण जो सन की सोलर विंड होती है भाई, जैसे जैसे सन के क्लोज जाएगा, ये सपोज करो यहां पे आ गया, ये सन के क्लोज आ गया ये, और जैसे जैसे सन के क्लोज जाएगा, जो इसका आउटर कवर होता है, जो फ्रोजन गैसेस का बना होता है, वो क्या होने लगता है? वेपोराइज होने लगता है। जो हमें कैसा दिखाई देता है? स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह दिखाई देता है। वो हमें स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह वो हमें दिखाई देता है, और वो हमें कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए जैसे जैसे वो सन के नजदीक जाता है, तो सोलर की विंड की वजह से इसकी जो आउटर लेयर पे जो गैसेस होती है वे वेपराइज होने लगती है, एलिमेंट्स जो है वेपराइज होने लगते हैं। न्यूक्लियस क्योंकि सॉलिड होता है वो बचा रहता है, तो हमें वो ये हेड उसका रह जाता है हमारे पास, और उसकी हमें ये लंबी टेल दिखाई देती है। वो है, ये ऐसा दिखाई देता है हमें, ये रह जाता है, और ये लंबी टेल, स्ट्रीक ऑफ लाइट, ये स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है, इसे हम बोलते हैं टेल, और ये रह जाता है हमारे पास हेड।
इसे हम टेल बोलते हैं, और ये हेड रह जाता है। और ये टेल क्यों बनती है? सन के पास आने की वजह से, और जैसे जैसे नजदीक जाए कोई चीज नजदीक जाएगी तो वो सोलर विंड की वजह से हीट जनरेट, सोलर विंड की वजह से उसकी हीट की वजह से वेपराइज होगा उसका जो मटेरियल होगा जो उस कॉमेट के पास। और जो वेपराइज होता है क्योंकि वो स्पीड पे चलता है, बहुत ज्यादा स्पीड पे चलता है, तो वो पीछे की तरफ इस तरह अपनी टेल छोड़ता चला जाता है उन गैसेस की, उस वेपराइजेशन के कारण। ठीक है, अब बात आती है कि जो कॉमेट्स होते हैं ये होते कहां पे है बेसिकली। कॉमेट्स, देखिए कॉमेट्स जनरली पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट में। कॉमेट्स जो है जनरली हमारे क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। देखिए दो तरह के कॉमेट्स होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट, एक होते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट। अब मैंने ये दो तरह के कॉमेट किस बेसिस पे बताया? ये बताया मैंने रिवॉल्यूशन के बेसिस पे, कि कितने टाइम में कौन सा कॉमेट रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर। कुछ कॉमेट ऐसे होते हैं जो अराउंड 1000 ईयर लेते हैं अराउंड दी सन रिवॉल्व करने। कुछ कॉमेट ऐसे होते हैं जो अराउंड 10,000 to 20,000 50,000 ईयर्स लेते हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में। जो टाइम कम लेते हैं कॉमेट उन्हें हम बोल देते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट, और जो टाइम ज्यादा लेते हैं उन्हें हम बोल देते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट। देखिए हमें पता है कि हमारी क्यूपर बेल्ट की जो विड्थ है वो 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है, मतलब कि सन से केवल 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक है। उससे जो कॉमेट आते हैं वे जनरली हमारे शॉर्ट पीरियड कॉमेट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं वो क्या है कि क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड, क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड भी एक जोन है, क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड भी एक जोन है जिसे हम बोलते हैं ऊर्ट क्लाउड। क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड भी एक जोन है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे हम बोलते हैं ऊर्ट क्लाउड, जिसकी विड्थ 5000 एयू से लेके 1 लाख एयू तक है। जिसकी विड्थ 5000 एयू से लेके 1 लाख एयू तक है। एयू मींस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक है। जो कॉमेट्स उस जोन से आते हैं, जो कॉमेट्स उस जोन से आते हैं वे होते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, और उनका रिवॉल्यूशन टाइम, उनका ऑर्बिटल टाइम बहुत ज्यादा होता है, अराउंड मिलियंस में होता है, और 1 lakhs एंड मिलियंस एंड मोर देन 50,000 उनका ऑर्बिटल पीरियड होता है। देखिए अब कैसे, देखिए फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुका है 2 बार अब तक एग्जाम में, 97 और 2007 2 बार यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा मैं। देखिए देखिए दो तरह के कॉमेट्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड कॉमेट, शॉर्ट पीरियड कॉमेट कौन से होते हैं? जो कहां पाए जाते हैं? हमारे क्यूपर बेल्ट में, जनरली फाउंड इन क्यूपर बेल्ट, जनरली फाउंड इन क्यूपर बेल्ट। ठीक है, ये हमारे क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। अब इस शॉर्ट पीरियड कॉमेट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेट कौन सा है? वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेट कौन सा है जो हमारे शॉर्ट पीरियड कॉमेट की कैटेगरी में आता है? वो है हेले कॉमेट। ध्यान रखना, हेले, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। हेले कॉमेट, हेले कॉमेट जो शॉर्ट पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेट है। और ये इसकी खास बात है, ये हमारी अर्थ के क्लोज हर 76 साल बाद आता है। क्लोज टू अर्थ in every 76 years, in every 76 years। ठीक है, अब ये कब आया था? अब से पहले, अभी फिलहाल 2023 चला हुआ है, इससे पहले कब आया था? ये आया था 19
1986 में लास्ट विजिटेड इन 1986, 1986 में। अब ये नेक्स्ट टाइम कब आएगा? 2062 में। नेक्स्ट टाइम कब आएगा ये? 2062। साइटेड नेक्स्ट इन 2062। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ के क्लोज जाता है, सबसे ज्यादा क्लोज आता हुआ ऑर्बिट है ये कॉमेट है, जो 2062 में फिर से आएगा। अब बात आती है लॉन्ग पीरियड कॉमेट। देखिए लॉन्ग पीरियड कॉमेट क्या होते हैं। अगर हम लॉन्ग पीरियड कॉमेट की बात करें, लॉन्ग पीरियड कॉमेट को बताने से पहले मैं आपको ऊट क्लाउड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ऊट क्लाउड क्या है? देखिए ऊट क्लाउड एक जेंट शेल ऑफ आइस बॉडीज है। जेंट शेल, एक जेंट सेल है, बहुत विशाल जेंट सेल, वो जो हमारे सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है। जिसकी विड्थ कितनी है स्पेस में? 5000 AU से लेकर 1 लाख AU तक। और इसके अंदर ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए, जो हमारी ऊट क्लाउड है, जो हमारा ऊट क्लाउड है, ये बहुत सारे आईसी ऑब्जेक्ट्स का और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का एक तरह से घर है, उनका होम है। देखिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये सभी यहां पे हमारे प्लैनेट्स है, ये सभी प्लैनेट्स है, ये सभी प्लैनेट्स है। मैं अभी अलग अलग नहीं बना रहा हूं, मैं सभी प्लैनेट्स बना रहा हूं। ये सन के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते हैं। इन प्लैनेट्स के बाहर एक बेल्ट है, ये जो कि हमारी कौन सी है? क्यूपर बेल्ट है। ये हमारी कौन सी बेल्ट है? क्यूपर बेल्ट। ये हमारी है क्यूपर बेल्ट। इन सन के चारों ओर ये क्यूपर बेल्ट है। अब बियॉन्ड दी सन, बियॉन्ड दी क्यूपर बेल्ट, यहाँ पे हेलियोस्फीयर होता है, यहाँ पे हेलियोस्फीयर होता है, एक जोन होता है हमारा जिसे हम हेलियोस्फीयर बोलते हैं, हेलियोस्फीयर। इसके बाहर एक बहुत बड़ा जोन होता है जो गैसेस का बना होता है, आईसी गैसेस का, जिसे बोलते हैं हम, वो इस तरह का होता है, जो होता है हमारा आईसी गैसेस का बना हुआ, जिसे हम बोलते हैं ऊट क्लाउड। जिसे हम बोलते, क्या बोलते हैं इसे हम? ऊट क्लाउड। एंड ऊट क्लाउड is a home of millions of comets and icy objects. Home of millions of icy objects and comets। और कौन से कॉमेट्स होते हैं इसमें? इसमें कौन से कॉमेट्स होते हैं? लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। याद रखना, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं ये होते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, याद रखना। अब क्वेश्चन आता है, आपको मैं बता देता हूं कि इसकी विड्थ कितनी है। ये जो है, ये हमारा विड्थ होती है इसकी 5000 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक। 5000 AU से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक इसकी विड्थ होती है ऊट क्लाउड की। ऊट क्लाउड एक बहुत ही ठंडा, बहुत ही मतलब इसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस अराउंड 1000 डिग्री 1200 डिग्री तो इसके आसपास रहता है। तो ऊट क्लाउड में ये इस तरह के लॉन्ग पीरियड कॉमेट पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेट्रोइड, मेट्रोइड, मेट्योर्स एंड मेक्टाइड्स। देखिए मेट्रोइड, मेट्योर एंड मेट्राइड्स।
जनरली टर्म तो 3 होती है, जनरली ये 3 टर्म होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही होता है इन तीनों टर्म का, ऑब्जेक्ट एक ही होता है। ठीक है, जैसे कोई बॉय है, बॉय, जैसे कोई लड़का है, जब वो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? किड, होता तो बॉय है। जब वो बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? एडल्ट। ठीक है, और जैसे उससे बड़ा होता है उसे क्या बोलने लगते हैं? यंग। उससे बड़ा होता है उसे क्या बोलने लगते हैं? वेटर्न। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट तो एक ही है, इसी तरह हमारा मेट्रोइड है। मेट्रोइड एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। जब ये स्पेस में होता है, जब ये स्पेस में होता है, ये मेट्रोइड होता है। ठीक है, जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? मेटियोर। लेकिन और जैसे ये अर्थ के ग्राउंड को, अर्थ की सरफेस को हिट करता है, ये बन जाता है मेट्राइट्स। क्या बन जाता है? मेट्राइट। ठीक है, उस टाइम पे बन जाता है मेट्राइट। ठीक है, अब बात आती है कि मेट्रोइड होते क्या है। मेट्रोइड बेसिकली ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कोमेट्स या एस्ट्रॉइड के बने होते हैं, उनसे जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं पार्ट, उनके बने होते हैं, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मेट्रोइड एक सॉलिड डेब्रिस होता है, सॉलिड डेब्रिस, सॉलिड डेब्रिस, जो कि हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज है, प्लैनेट्स हो गए, हमारे एस्ट्रॉइड्स हो गए, कोमेट्स हो गए, इन सब के कोलिजन से, इन सब के कोलिजन से जो डेब्रिस बाहर निकलता है, जैसे दो चीजें आपस में ये टकराई और टकराने के बाद जो डेब्रिस बाहर निकला, टूटा हुआ छोटा ग्रेन के शेप में, कोई स्मॉल पेबल की शेप में, जो भी डेब्रिस बाहर निकला उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोइड। उसे बोलते हैं हम मेट्रोइड। मेट्रोइड, उसका नाम तब तक मेट्रोइड रहता है जब तक वो स्पेस में होता है, जब तक वो स्पेस में होता है उसे तब हम क्या बोलते हैं? मेट्रोइड। ठीक है, अब वो मेट्रोइड, अब वो मेट्रोइड जब वो नीचे आता है, अर्थ की तरफ को आता है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो अर्थ की तरफ को आता है। जब वो मेट्रोइड, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एंटर करता है, और फ्रिक्शन के कारण, उस मेट्रोइड में फ्रिक्शन के कारण जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कंप्लीटली बर्न हो जाता है, पूरा का पूरा जल जाता है, ऐश में चेंज हो जाता है वो मेट्रोइड, फ्रिक्शन के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके, और जब आ जाता है और उसमें फ्रिक्शन के कारण जब वो मेट्रोइड कंप्लीटली बर्न हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेटियोर। उसे क्या बोलते हैं हम? मेटियोर। और उसे, उस मेटियोर को जनरली किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा, कभी रात में देखा होगा कि कहते हैं ना, भाई तारा टूट गया, ये ऐसे टूट गया। तारा नहीं टूट गया, वो शूटिंग स्टार होता है, उसे बोलते हैं फॉलिंग स्टार, उसे बोलते हैं धूमकेतु, उसे बोलते हैं पुच्छल तारा। तो वो क्या होता है? हमारा मेटियोर। इट इज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट दैट अपीयर्स इन द स्काई। ओके, द स्ट्रीक ऑफ लाइट, जनरली इसे किस नाम से जाना जाता है? शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार के नाम से। और जब ये मेट्रोइड हमारे मीजोस्फीयर में एंटर करता है, किस स्पीड से मीजोस्फीयर में एंटर करता है? ये 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ये हमारे, और फ्रिक्शन के कारण ये पूरी तरह से बर्न हो जाता है, तो ये वहीं पे हमारे एटमॉस्फेयर में ये खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? कुछ मेट्रोइड्स जो पूरी तरह बर्न नहीं होते, इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं, वे हमारी अर्थ को हिट करते हैं, वे हमारी अर्थ को हिट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मेट्राइट। उन्हें बोलते हैं मेट्राइट। और उनकी वजह से हमारी अर्थ पे, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दूंगा, उसकी वजह से हमारी अर्थ पे बहुत सारे क्रेटर, बहुत सारे क्रेटर बनते हैं, बहुत सारे गड्ढे, पैचेस बने रहते हैं। और एक मेट्रोइड तो ऐसा था जिसको बताया जाता है कि 65 मिलियन ईयर्स पहले, अराउंड क्रेटासियस पीरियड के आसपास, डायनासोर्स का खत्म होने का कारण भी मेट्राइट ही बना था, मेट्राइट ही बना था, कुछ ऐसा बताया जाता है, मतलब स्टडीज के बाद बताया गया। देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं अब इसे। देखिए क्या होता है मेट्रोइड, क्या होता है मेट्रोइड? स्मॉल
पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स किसके, ये होते हैं जनरली रॉक्स के, मेटल्स के, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड मेटेलिक एलिमेंट्स फ्रॉम द कॉलिजन ऑफ, टकराने से, किसके टकराने से, फ्रॉम द कॉलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स, फ्रॉम द कॉलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, याद रखना सैटेलाइट्स, इनके टकराने से जो डेब्रिस इकट्ठा होता है, जो पार्टिकल्स बनते हैं, वे हमारे चेंज हो जाते हैं मेट्रॉइड में। किसमें चेंज हो जाते हैं, मेट्रॉइड, ठीक है ना, मेट्रॉइड में चेंज हो जाते हैं। ये एक स्पेस डेब्रिस है, इसे हम स्पेस डेब्रिस भी कह सकते हैं। ये एक स्पेस डेब्रिस है, स्पेस डेब्रिस है मेट्रॉइड, ठीक है। मेट्रॉइड क्या है, स्पेस डेब्रिस, ठीक है। अब जब मेट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, देखिए मेट्रॉइड एंटर्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, it is known as meteor, it is known as meteor, क्या कहलाया जाता है, ये known as meteor, ध्यान रखना meteor बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसे क्या कहते हैं, meteor, इसे बोलते हैं meteor, ठीक है ना, meteor, याद रखना। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो ये बन जाता है मेटियोर, और एंटर करने के बाद जब ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कंप्लीटली बर्न, मेटियोर कंप्लीटली बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्या हो जाता है, क्या, इसे क्या कहते हैं, फिर हम इसे कहते हैं हम शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार, इसे हम इन दो नामों से जानते हैं, ठीक है। जब ये अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर कर जाता है और पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो उसे हम इन नामों से जानते हैं, जिसे हम कितनी बार कुछ चलता रहा, धूमकेतु भी बोलते हैं, जिसे हम धूमकेतु बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे मेट्रॉइड, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो एंटर कर जाता है लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न अप कंप्लीटली, डज नॉट बर्न कंप्लीटली, डज नॉट बर्न कंप्लीटली, तो इसे क्या बोलते हैं उस टाइम पे हम, मेट्राइट, उस टाइम पे बोलते हैं इसे हम मेट्राइट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेट्राइट हिट्स द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, हिट्स द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ये शूटिंग स्टार जो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, और जो पूरी तरह से बर्न नहीं होता मेट्राइट, जो अर्थ, इसकी वजह से, मेट्राइट की वजह से पृथ्वी पर बहुत जन धन की हानि होती है, बल्कि जियोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये जियोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जो मेट्रोइड अर्थ पे अभी तक हिट किया है, अर्थ पे अभी तक जो मेट्रोइड हिट किया है, उन मेट्रोइड्स ने अर्थ पे क्रेटर्स का निर्माण किया है, बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे, उनका निर्माण किया है।
एक एक किलोमीटर से ज्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण किया है। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में लोनार लेक, इंडिया में लोनार लेक जो है, जो महाराष्ट्र में है, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में, अभी वो फिलहाल रामसर साइट है हमारी, मैंने आपको बताऊंगा एनवायरमेंट में रामसर साइट क्या होती है। उसका जो डायमीटर है, उसकी जो चौड़ाई है, उस क्रेटर की जो चौड़ाई है जो मेट्रोइड के कारण बनी है, 1.8 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स देता हूं। उनमें जैसे सबसे बड़ा अब तक का जो मेट्योर का क्रेटर है, सबसे बड़ा मतलब डीप में बात कर रहा हूं मैं, डीप की, जो सबसे बड़ा है वो है एरिजोना में, यूएसए के एरिजोना में, जो कि 1300 मीटर डीप है। लार्जेस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड कौन सा है? एरिजोना, एरिजोना यूएसए, एरिजोना यूएसए में है, जो कि कितना डीप है? 1300 मीटर डीप। इतना गहरा है ये गड्ढा, इतना गहरा है, जो कब बना था? अराउंड अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। ऐसा बताया जाता है कि 10,000 साल पहले ये उस जगह पे हिट किया था, जिसकी वजह से ये सबसे गहरा गड्ढा बना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कह रहा हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिकक्सलब, चिकक्सलब क्रेटर, जो कि युकातन पेनिनसुला, युकातन पेनिनसुला मैक्सिको में है, एक युकातन पेनिनसुला, वहां पे चिकक्सलब क्रेटर है। अब देखिए है क्या, ये बताया जाता है कि चिकक्सलब क्रेटर के बनने की वजह से अब से 65 मिलियन ईयर्स पहले, अराउंड क्रेटासियस पीरियड में बनने की वजह से डायनासोर्स का अंत हुआ था, उसके पृथ्वी पर टकराने की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है चिकक्सलब क्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चिकक्सलब क्रेटर। चिकक्सलब क्रेटर कहां पे है ये मैक्सिको, मैक्सिको में है, युकातन पेनिनसुला, युकातन पेनिनसुला, वहां पे ये है, युकातन पेनिनसुला में ये है चिकक्सलब क्रेटर। और ये बताया जाता है कि इसी के हिट करने की वजह से, इसी के इंपैक्ट की वजह से डायनासोर्स का अंत हो गया था। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, ये बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो, अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स का अंत हो गया। पीरियड कौन सा था वो? पीरियड था वो क्रेटासियस पीरियड, क्रेटासियस पीरियड, क्रेटासियस पीरियड की बात है वो, जब ये चिकक्सलब क्रेटर बना था। और कहां पे टकराया था ये? युकातन, युकातन पेनिनसुला, मैक्सिको, और उसकी वजह से सभी डायनासोर्स का 65 मिलियन साल पहले एंड हो गया था। अब फेमस मेट्रोइड पढ़ते जो इंडिया के अंदर हुए हैं, फेमस मेट्रोइड पढ़ते जो इंडिया के अंदर जिन्होंने क्रेटर्स का निर्माण किया है। इनमें सबसे ज्यादा फेमस तो मैंने आपको बताया था लोनार लेक, लोनार लेक है, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे फेमस, फर्स्ट फेमस क्रेटर्स इन इंडिया,
देखिए फेमस क्रेटर्स इन इंडिया, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा लोनार लेक, जो कि कहां पे है, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, ध्यान रखना महाराष्ट्र। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। अब जो लोनार लेक है, ये लेक तभी बनती है, उसके पास कुछ अपनी विड्थ होगा, कुछ डेप्थ होगा, तो ये बना था 1.8 किलोमीटर। जो क्रेटर बना था, इसका जो डायमीटर था वो 1.8 किलोमीटर का था। अब आती है हमारी सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, धाला क्रेटर। धाला क्रेटर हमारी सेकंड। धाला क्रेटर कहां पे है ये हमारे, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका डायमीटर कितना है, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर का डायमीटर है धाला, धाला क्रेटर। डायमीटर कितना है इसका, 14 किलोमीटर का। मतलब कि इस पे मेट्रोइड का इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ था कि 14 किलोमीटर चौड़ा एक व्यास का गोला पड़ा था, जिससे ये धाला क्रेटर बना है। ये कहां पे है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, धाला हो गया, लोनार हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ नाम से ही, रामगढ़ कहां पे है, राजस्थान में, रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर जो हमारे राजस्थान में, राजस्थान में कहां पे, जहां पे IIT JEE और नीट की तैयारी होती है, जहां पे इसका हब है कोटा, कोटा प्लेट्यू, कोटा प्लेट्यू पे पाया जाता है, कोटा, कोटा प्लेट्यू राजस्थान। और ये कितना बड़ा है, 3.4 किलोमीटर का डायमीटर है इसका, 3.4 किलोमीटर का डायमीटर है। तो ये सभी क्रेटर जो इंडिया में हुए हैं मेट्राइट्स के टकराने से, वे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक का हो गया हमारा, लोनार लेक, धाला और रामगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने चिकक स्लब बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। उसका एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन से पेनिनसुला पर टकराया था, तो उसका आंसर था युकातन पेनिनसुला पे। किस पीरियड में टकराया था, एक बार क्वेश्चन आया था ये, किस पीरियड में, क्रेटासियस पीरियड में टकराया था। युकातन पेनिनसुला कहां पे है, कितनी बार मैप में क्वेश्चन आ जाता है, मैप में क्वेश्चन आ जाता है, युकातन पेनिनसुला कहां पे है, वो कहां पे है, वो हमारा मैक्सिको में है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके भी मैप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है। और इस लेक्चर के नोट्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर डाले हुए हैं, वे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं, और उन्हें वहां से डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।